सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान बिस्वारी और फाइनली अपन पहुंच चुके हैं चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, जो अपन का होने वाला है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। इसके ऊपर जेई में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं और आगे भी कितनी बार क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये काफी आसान टॉपिक है। बट इसकी अगर अपन को कंडीशंस याद नहीं है तो अपन से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने का, अपन से गलत ही होगा। ये ऐसा नहीं है कि अपन को जुगाड़ करके बिठा ले, इसमें अगर अपन को कंडीशंस याद नहीं होंगी तो अपन से सॉल्व नहीं होने वाला। तो मैं तुम लोग को पूरी क्वेश्चन आराम से कंडीशन सारी समझाऊंगा। इसके ऊपर अपन क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि जेई में पूछ चुके हैं और जिस टाइप के जेई में आते रहते हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये। ठीक है, क्योंकि सच में पता नहीं ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी कंडीशन कब लगानी है, इसको कैसे करना है। बट अपन ने इसको बहुत ही आसान तरीके से, और मैं तुम लोग को इसके सबसे अच्छी बात एक फ्लो डायग्राम से समझाया, तो उस फ्लो डायग्राम से आसानी से तुम लोग को कंडीशन समझ में आ जाएंगी। और इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। तो चलो अब अपन शुरू करते हैं। बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस, है ना। पूरी मैं सारी चीजें बताऊंगा, सारे कंडीशंस बताऊंगा और इसके साथ अपन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, तो देखते रहना वीडियो को। शुरू करते हैं अपन कुछ टर्मिनोलॉजी से, मतलब पहले कुछ कुछ वर्ड्स का अपन मीनिंग समझ जाए क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है। सबसे पहले कंसिस्टेंट। बहुत बार आएगा कि यार यहाँ से ये वाली लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट नहीं है, क्या कंडीशन होने वाली है कि ये कंसिस्टेंट हो, क्या कंडीशन होने वाली है कि कंसिस्टेंट ना हो। इसको कैसे करते हैं? कंसिस्टेंट का मतलब होता है एटलीस्ट वन सोल्यूशन। एटलीस्ट बोला है मैंने, ये नहीं बोला कि वन ही हो, एक तो होना चाहिए। इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन भी होंगे तब भी मैं उसको कंसिस्टेंट बोलूंगा। और इनकंसिस्टेंट मतलब सीधा सीधा सोल्यूशन ही नहीं है, नो सोल्यूशन। कोई भी लीनियर इक्वेशंस है ना, ये किनके बारे में बात चल रही है? लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन का कोई सोल्यूशन ही नहीं है तो वो तो इनकंसिस्टेंट हो गई। तो इसमें अपन बेसिकली देखेंगे थ्री वेरिएबल की इक्वेशन और टू वेरिएबल की इक्वेशन। टू वेरिएबल के ऊपर जनरली क्वेश्चन नहीं पूछते क्योंकि वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, बट तभी देख लेंगे अपन कंडीशन समझने में क्या दिक्कत है ना। और थ्री वेरिएबल के ऊपर अगर अपन बात करें तो देखो सबसे पहले आ जाता है होमोजीनियस इक्वेशंस और नॉन होमोजीनियस, जो कि अपन को पता होना चाहिए। दोनों थोड़ी सी अलग होती हैं, दोनों का तरीका अलग होता है। जैसे तुम्हें यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ से ये इक्वेशन यहाँ से है ना, हाँ यहाँ से ये वाली इक्वेशन दिख रही होंगी। इसमें तुम्हें यहाँ से कोइफिशिएंट दिख रहा है d1 d2 d3। अगर यहाँ से ये d1 d2 d3 ये जीरो हो जाए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रहा है, इफ d1 d2 d3 इज इक्वल टू जीरो, हेंस ये इक्वेशंस कहलाती हैं होमोजीनियस। ये वाली इक्वेशंस कहलाती हैं होमोजीनियस। बट अगर d1 d2 d3 जीरो ना हो, अगर जीरो ना हो तो ये मेरे पास कहलाती है नॉन होमोजीनियस। सुनो, अगर इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो हो गया ना, तब भी वो नॉन होमोजीनियस ही कहलाएंगी। मतलब फॉर एग्जांपल तुम ये समझ लो कि d1 कुछ 5 है और यहाँ से मेरे पास d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू जीरो है, ये तब भी नॉन होमोजीनियस ही कहलाएगी, है ना। तो अपन को ये वाली बात याद रखनी है, नॉन होमोजीनियस में एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। क्या लिख रखा है? द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग बोथ टाइप ऑफ इक्वेशंस इज डिफरेंट। दोनों का तरीका अलग होता है, तो अपन दोनों का ही सीखेंगे। चलो आगे अपन की क्या बात आती है। सबसे पहले अपन दो वेरिएबल के ऊपर बात कर लेते हैं कि भैया दो वेरिएबल्स कैसे करते हैं। ये तो अपन ने यार 10th क्लास में भी सीखा था कि सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कभी भी वो लोग ये नहीं बोलेंगे कि चाहे कि x की वैल्यू फाइंड करो, y की वैल्यू फाइंड करो या फिर z की वैल्यू फाइंड करो इन थ्री वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि अगर उनको केवल वैल्यू ही फाइंड करवानी होती तो तुम तो यार सीधा ऑप्शन से पुट कर सकते हो ना। ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है? ऑप्शंस में दे देंगे फॉर एग्जांपल कि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 1। ये तो तुम इक्वेशन में पुट करके भी कर सकते हो ना कि क्या ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो ये लोग कभी ये नहीं बोलेंगे कि तुम x y z की वैल्यू फाइंड करो। ये तुमसे कंडीशंस पूछेंगे कि अच्छा अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो उसकी क्या कंडीशन है, अगर कंसिस्टेंट इक्वेशन है तो इसकी क्या सोल्यूशन, इसके क्या कंडीशंस है। ठीक है, तो अपन पहले शुरू करते हैं ऐसे टू वेरिएबल्स से। देखो टू वेरिएबल्स में अपन का वही a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x b2y c2। यूनिक सोल्यूशन में होता है a1 बाय a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाय b2। ये तुम्हें याद आ रहा होगा, ये अपन ने 10वीं कक्षा में भी पढ़ा था। ये यूनिक सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन a1 by a2 is equal to b1 by b2 but is not equal to c1 by c2। ये काम आ जाती है अपन को कभी कभार, तो इसको याद रखना। इनफाइनाइट सोल्यूशन में तीनों कोएफिशिएंट्स बराबर होते हैं। a1 by a2 शुड इक्वल टू b1 by b2 शुड बी इक्वल टू c1 by c2। तीनों कोएफिशिएंट्स अपन के बराबर हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? अब अपन चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर चैप्टर के, जो कि होता है अपन का होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस को सॉल्व करना। देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्विंग होमोजीनियस इक्वेशंस। ठीक है भैया, होमोजीनियस अपन का यहाँ से d1 d2 d3 जीरो दिया हुआ है। सबसे पहले अपन को डेल्टा अपन को लेना पड़ेगा। डेल्टा मतलब वही डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट, जो कि अपन जब से सीखते हुए आ रहे हैं कि a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3। अब बात ये आती है, if delta is equal to is not equal to zero then it has unique solution, trivial solution। इसको अपन ट्रिवियल सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो या तो वो एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि भैया अगर ट्रिवियल सोल्यूशन है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, या फिर वो ये बोल सकते हैं अगर यूनिक सोल्यूशन है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो डिटर्मिनेंट को तुम नॉट इक्वल टू जीरो बता दो,
या फिर तो आगे क्वेश्चन देखोगे तो समझ जाओगे। बट अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो हुआ तो उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होने वाले हैं। डिटर्मिनेंट अगर जीरो हुआ तो उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होने वाले हैं। बात समझ में आ गई यहाँ से? तो ये अपन का कंटेन करेगा ट्रिवियल एज वेल एज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल क्यों? क्योंकि देखो वन सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन तो कंटेन कर ही रहा है। नॉन ट्रिवियल में तुम ये बोल सकते हो मैं अगर x इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू जीरो पुट कर दूं इन सब में, तो क्या मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी? वो तो करेगी, मतलब वो तो पता ही है। लेकिन फिर क्वेश्चन का मतलब ही क्या हुआ? ये तो अपन को पता ही है ना कि यार यहाँ से ये वाली इक्वेशंस थ्री वेरिएबल को तो हमेशा ही सेटिस्फाई करेगी। यहाँ से जो मैंने दिया हुआ है यहाँ से, है ना, होमोजीनियस को, थ्री वेरिएबल होमोजीनियस इक्वेशंस को ये तो ऐसे ही हमेशा ही सेटिस्फाई करेगी। तो ये बेसिकली हो जाता है इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल प्लस ट्रिवियल। तो क्वेश्चन में वो लोग क्या बोलेंगे? अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो कंडीशन फाइंड करो। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो बेसिकली दो ही केस बनेंगे। इसके बाद मैं भी तुम्हें समरी भी बता दूंगा तो क्या होने वाला है, तो तुम्हें आसानी से क्लियर हो जाएगा। अभी अपन पहले देख लेते हैं कि भैया सॉल्विंग नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। ओके भैया, सॉल्विंग नॉन होमोजीनियस में क्या है? यहाँ पे बिल्कुल अपन का D1 है, D2 है, D3 है। सबसे पहले वही डिटर्मिनेंट को अपन को फाइंड करना ही पड़ेगा, वही A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब बात यहाँ से अपन की ये आ जाती है कि अपन को एक और कुछ टर्म फाइंड करना पड़ता है जिसको अपन बोलते हैं डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। देखो, डेल्टा एक्स ये होता है कि जितने भी ये तुम्हारे एक्स के कोएफिशिएंट दिख रहे हैं यहाँ पे A1 A2 A3, इसको तुम रिप्लेस कर दो D1 D2 और D3 से, और बाकी के कोएफिशिएंट्स कॉमन रहने दो। कौन सा? अपन का B1 B2 B3 C1 C2 C3। जैसे मैंने यहाँ से देखो डेल्टा एक्स में क्या लिखा, A1 A2 A3 को मैंने रिप्लेस कर दिया D1 D2 D3 से, और बाकी मैंने चीजें कांस्टेंट रखी हैं, B1 B2 B3 C1 C2 C3। डेल्टा वाई में तुम समझ सकते हो कि मैं वाई के कोएफिशिएंट्स को हटाऊंगा और D1 D2 D3 को रिप्लेस करूंगा। देख लो, A1 A2 A3 तो है ही, मैंने इसको B1 B2 B3 को रिप्लेस कर दिया D1 D2 D3 से, और इसको कर दिया C1 C2 C3 से। डेल्टा जेड में अपन का जेड के कोएफिशिएंट्स हट जाएंगे, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3, अब C1 C2 C3 की जगह मेरे पास आ जाएगा D1 D2 D3। बात समझ में आ गई? अब अपन इसके ऊपर भी थोड़ी कंडीशंस समझ लेते हैं। देखो, इसके ऊपर कंडीशंस यहाँ से ये आने वाली है, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज यूनिक सोल्यूशन। यार ये तो ऊपर भी तो था ही, अभी होमोजीनियस में भी ये था कि अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हुआ तो उसका मेरे पास यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन आने वाला है। ये तो अपन ने ऊपर भी पढ़ लिया था, ये अपन ने यहाँ पर भी पढ़ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये मेरे पास होने वाला है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा और डेल्टा जेड बाय डेल्टा। बट जनरली तुम यकीन मानो ये लोग एक्स वाई जेड की वैल्यूज नहीं निकलवाते हैं, ये केवल कंडीशंस पूछते हैं, है ना। अभी अपन देखे ना क्वेश्चन, डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स मैंने अभी तो पढ़ा है, यहाँ से डेल्टा एक्स ये है, डेल्टा एक्स है मेरे पास, और डेल्टा मेरे पास यहाँ से ये वाला अपन ने निकाला, तो बस डेल्टा एक्स है, डेल्टा है, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वाई की भी वैल्यू आ जाएगी और जेड की भी वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ गई? बट अगर मेरे पास हो गया डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पे बनने वाली हैं दो कंडीशन। पहला कंडीशन, अगर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तीनों ही जीरो के बराबर हो गए तो अपन के पास आने वाला है इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन मैंने बोली है कि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तीनों के तीनों जीरो हैं। एक और कंडीशन आती है, if any one of delta x, delta y, delta z are non-zero, then equations are inconsistent and will not have any solution and will not have या फिर will not give any solution। का मतलब अगर डेल्टा x या फिर डेल्टा y या फिर डेल्टा z में से कोई एक भी है ना, कोई एक भी, चलो यहाँ पे एक भी लिख देता है, कोई एक भी अगर मेरे पास नॉन जीरो हो गया तो मेरे पास नो सोल्यूशन आने वाला है, और मेरे पास केस बनने वाला है, किस चीज का केस बनने वाला है? मेरे पास इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस का। बात समझ में आ गई? ठीक है, लेकिन ये तो भैया राइटिंग के उसमें हो गया, ये ऐसा समझ में नहीं आता, अपन तो इसको फ्लो डायग्राम से समझते हैं, काम खत्म हो जाएगा आसानी से। देखो फ्लो डायग्राम क्या बोलता है? फ्लो डायग्राम ये बोलता है समरी फॉर होमोजीनियस इक्वेशन। सबसे पहले क्या करो? डेल्टा की वैल्यू फाइंड करो। डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो मतलब यूनिक सोल्यूशन या फिर ट्रिवियल सोल्यूशन ओनली। डेल्टा अगर जीरो आ गया तो अपन को पता है कि वो इनफाइनाइट सोल्यूशन है, ट्रिवियल एज वेल एज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। काम खत्म, दो स्टेप में, डेल्टा जीरो है या डेल्टा जीरो नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अपन का यहाँ से अपन फ्लो डायग्राम इसका भी समझ लेते हैं कि सबसे पहले नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में अपन ने डेल्टा को कैलकुलेट करा। डेल्टा मेरे पास अगर नॉन जीरो है तो फिर तो यूनिक सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट है इक्वेशंस। अगर डेल्टा जीरो है तो वापस से दो चीजें मेरे पास आने वाली हैं, क्या? डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड अगर तीनों जीरो है तो अपन के पास इनफाइनाइट सोल्यूशन है। अगर इनमें से कोई भी इफ एनी वन ऑफ दिस इज नॉन जीरो तो ये इनकंसिस्टेंट है। काम खत्म।
बस तुम ऐसे ही याद रखना इसी फ्लो डायग्राम से कि अच्छा अगर नॉन होमोजीनियस है तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा डेल्टा क्या है। अगर ये जीरो हुआ तो उसमें भी दो कंडीशंस आने वाली हैं कि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, तीनों जीरो हो गए तो ये मेरे पास दे देगा मुझे यहाँ से इनफाइनाइट सोल्यूशन। अगर कोई भी एक नॉन जीरो हुआ तो ये मुझे दे देगा नो सोल्यूशन। बट वहीं पे अगर डेल्टा ही नॉन जीरो हो गया तो ये मेरे पास दे देगा यूनिक सोल्यूशन। बात समझ में आ गई? बहुत आसान होने वाला है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। बट अब अपन यहाँ पे देखते हैं एक क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन, ये तो चलो वैसे आंसर दिख ही गया बट ठीक है अपन कोई नहीं, अपन इसको समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, हाँ इन्होंने यहां से ये बोला कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी कॉमा क्यू ये वाली इक्वेशंस हैज नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले डेल्टा फाइंड करो। ठीक है, डेल्टा फाइंड कर लिया। सबसे पहले अपन चलो यूनिक सोल्यूशन का बोल लेते हैं। यूनिक में तो मैंने ये बोला था, यूनिक में मैंने ये बोला था कि डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। मतलब 2 माइनस पी इंटू 3 माइनस क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो का मतलब पी शुड नॉट बी इक्वल टू 2, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 3। समझ में आ गया? ऐसा ये अपन का बन गया यहाँ से यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि डेल्टा जीरो हो ही नहीं सकता। तो मतलब पी दो को छोड़ के, मतलब 2 की वैल्यू को छोड़ के सब कुछ एक्सेप्ट कर सकता है, वहीं पे क्यू 3 को छोड़ के सारी चीज एक्सेप्ट कर सकता है। अब अपन को नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन के भी फाइंड करना था, तो मैंने सोचा कि अपन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड को भी फाइंड कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो फिर मैंने यहां से ये देखा कि डेल्टा एक्स को यहां से अपन ने जब वैल्यू पुट करी, देखो डेल्टा एक्स में मैंने 2x और x को, सॉरी मतलब 2 1 और 1 को रिप्लेस कर दिया 854 से। ये देखो 854 p21 और यहां से 6q3, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आया और यहां से ये आया। और जो डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई को ओपन करने पे अपने आप ही ये जीरो आ गया, अपने आप ही, मतलब डेल्टा वाई जीरो ही है, ये तो कंपलसरी है। और सिमिलरली तुम यहाँ पे देखोगे कि मैंने यहाँ से डेल्टा जेड भी निकाला जिसकी वैल्यू को चाहिए p-2। ओके ओके ओके। अब मेरे पास यहां से ये वाली बात आती है कि अगर मुझे सबसे पहले इनफाइनाइट सोल्यूशन चाहिए तो डेल्टा तो जीरो होना चाहिए, डेल्टा तो जीरो होना चाहिए। डेल्टा जीरो मेरे पास कब होगा, जब p इज इक्वल टू 2 होगा, q इज इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, मैं ये वाली बात भी समझ गया। बट ये आंसर नहीं है। जेई मेंस वाले ये करेंगे, ये आंसर पकड़ा देंगे और बोल देंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या ये केस है, और बच्चे अंधाधुंध दीवार टेक लगा देंगे। बट तुम्हें एक बात यहां से ये समझो, दूसरी कंडीशन भी तो चेक करो। कौन सी? डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड को भी जीरो होना पड़ेगा। तो अपन ये चेक करते हैं। डेल्टा वाई तो हमेशा से जीरो है तो नो प्रॉब्लम। डेल्टा एक्स और डेल्टा जेड क्या कोई कॉमन वैल्यू पे ही जीरो है? कॉमन वैल्यू बोल रहा हूं कि अगर मैं कोई एक ही वैल्यू पुट कर दूं तो वो जीरो हो जाए, क्या ऐसा कुछ केस पॉसिबल है? देखते हैं। डेल्टा एक्स के फैक्टर है p-2 और 4q-15। वहीं पे डेल्टा जेड के अगर अपन देखें तो वो मेरे पास आने वाला है p-2, मतलब p-2 कॉमन फैक्टर है। मतलब अगर मैं p इज इक्वल टू, अगर मैं p इज इक्वल टू 2 पुट कर दूं तो डेल्टा z और डेल्टा x हो जाएंगे जीरो। मतलब जो मेरे पास q की वैल्यू है, q तो मैं कुछ भी पुट कर सकता हूं। मैंने अभी तक q के ऊपर कुछ कंडीशन लगाई क्या? नहीं लगाई, क्योंकि q तो मैं कुछ भी पुट कर सकता हूं ना यहाँ पे। मुझे तो केवल भैया जीरो करना है। तो मैं अगर मैं केवल, देखो तुम ये ऐसे समझो इसको, z जो डेल्टा z है वो तो केवल p पे डिपेंडेंट है, उसको q से क्या लेना देना, q की कुछ भी वैल्यू, q की मान लो 1,00,000 वैल्यू है, तो क्या डेल्टा z पे कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला। तो क्या डेल्टा z p इज इक्वल टू 2 पे जीरो है, और वहीं पर जो अपन ने पढ़ा जो डेल्टा x है वो भी p इज इक्वल टू 2 पे है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि p की आंसर ऐसा भी तो हो सकता है, इंस्टेड ऑफ आंसर p इज इक्वल टू 2 q इज इक्वल टू 3 हो, क्या मैं ये बोल सकता हूं p इज इक्वल टू 2 q बिलोंग्स टू r रियल नंबर हो? क्योंकि तुम देखो ना, अगर मैं ऐसा पुट करूंगा तो सारी कंडीशन सॉल्व हो रही है मेरी। देखो अगर p इज इक्वल टू 2 है तो डेल्टा जीरो हो ही गया, डेल्टा जीरो हो ही गया, और अपन की डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड जीरो हो ही रही है। अगर q मेरे पास कुछ भी नंबर है तब भी तो कंडीशन सॉल्व हो रही है मेरी यहाँ से। क्यों? क्योंकि डेल्टा तो जीरो हो चुका है, डेल्टा जीरो हो चुका है क्योंकि मैंने p को 2 पुट कर दिया है। डेल्टा x जीरो हो चुका है क्योंकि मैंने p को 2 पुट कर दिया। डेल्टा y तो जीरो ही था, डेल्टा z जीरो पुट हो चुका है। तो असलियत आंसर में ये नहीं होगा, असलियत आंसर में ये होगा। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, मतलब जल्दबाजी में ये सोच लेते हैं, बट अपन को कंडीशंस भी सॉल्व करनी पड़ेंगी कि अच्छा यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि ये अकेला आंसर रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि क्यू की वैल्यू ओनली 3 हो, बट असलियत में ये है कि क्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है? आसान होता है, आसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें तो यहाँ पे आता है फाइंड लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं, इज कंसिस्टेंट एंड फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। ओके, सिस्टम कंसिस्टेंट है, ठीक है, सिस्टम कंसिस्ट है मतलब यहाँ से इसका यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है और यहाँ पे इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है ना, दोनों में सिस्टम कंसिस्टेंट आते हैं। ओके ओके ओके। मतलब सबसे पहले तो अपन एक बार डेल्टा की वैल्यू फाइंड, क्योंकि देखो अभी इसके क्या पॉसिबिलिटीज है, ये पॉसिबिलिटीज है
कि इसका वन सोल्यूशन भी हो सकता है और इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है, और दूसरा केस यहाँ से ये पॉसिबल है इनफाइनाइट सोल्यूशन है भी हो सकता है, और दोनों की कंडीशंस अलग पड़ी है। तो सबसे पहले क्यों ना मैं डेल्टा की वैल्यू फाइंड करूं, मतलब मैं डेल्टा की वैल्यू पुट करूं। देखो 1 2 1, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 1 2 1, 1 -3 -5, 1 -3 -5, 2 1 4, सॉरी -2 1 4 -2 1 4। डेल्टा जब मैंने निकाला, डेल्टा अपने आप जीरो निकला। डेल्टा अगर जीरो है तो उसका वन सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने वन सोल्यूशन मतलब यूनिक सोल्यूशन, और यूनिक सोल्यूशन की मैंने कंडीशन पढ़ी थी डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये तो मैंने कंडीशंस पढ़ी थी भैया कि डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। मतलब इसका एक ही केस पॉसिबल है जो कि होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन। और इनफाइनाइट सोल्यूशन कब पॉसिबल होता है, जब मेरे पास डेल्टा जेड सॉरी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा जेड इज इक्वल टू जीरो। तो क्या मैं डेल्टा एक्स ही पुट करूं, चलो मैं डेल्टा एक्स ही पुट कर देता हूं। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं डेल्टा एक्स फाइंड करूं, डेल्टा एक्स मतलब एक्स के कोएफिशिएंट्स को हटा के d1 d2 d3 मतलब इसमें 0 0 लैम्डा पुट करूं। तो डेल्टा एक्स क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं 0 0 लैम्डा 1 -3 -5, और यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा 2 2 1 4। क्या मैं यहां से इसकी वैल्यू 0 पुट करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं क्या? बिल्कुल, यहां से अपन के पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन को सबसे पहले केस देखना पड़ेगा कि भैया डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, और फिर इसके बाद क्या आंसर आने वाला है। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है यहाँ से ये, चलो ये भी देख लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पजेस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके ओके ओके, पहली बात ये होमोजीनियस इक्वेशन है, और होमोजीनियस इक्वेशंस में अगर नॉन ट्रिवियल उसने बोल रखा है सामने से, नॉन ट्रिवियल मतलब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, होना ही पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि अपन ने देखो पढ़ा था कि अगर डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो है तो ये मेरे पास ट्रिवियल देगा, बट अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट जीरो है तो ये मेरे पास ट्रिवियल भी देगा, प्लस ये मेरे पास नॉन ट्रिवियल आंसर भी देगा। अपन ने वाली बात रखी थी, और इसने खुद बोल रखा है नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल मतलब नॉन ट्रिवियल, और अपन का यहाँ से ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले मैंने डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो फाइंड करा, इसके मेरे पास कुछ के की यहाँ से इक्वेशंस बनी, और मैंने के की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि आ गई 33/2। अब क्वेश्चन तो क्या बच्चों का बन गया ना यार, यहाँ से इस के को तुम यहाँ से पुट कर दो, मतलब वही वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे इसमें, और यहाँ पे इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इक्वेशंस आएंगी, और वापस से तुम यहाँ से सॉल्व तो कर ही सकते हो। फिर यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना कितना ही मुश्किल है। बात समझ में आ गई? आसान रहता है यहाँ से। अब तुम्हें समझ में आया कि अपन पूरे जितने भी क्वेश्चन अभी करें उसमें अपन ने एक्स वाई जेड की वैल्यू कभी नहीं निकाली है। अपन पूरे के ऊपर पूरा खेल रहे हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर, कि कभी कोई ट्रिवियल है, कभी कोई इनकंसिस्टेंट है, कभी कोई कंसिस्टेंट है, किसी के इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो यही अपन के ऊपर एक्स वाई जेड की वैल्यू कम निकलवाते हैं, और अपन से यहाँ से ये वाले थोड़े ज्यादा निकलवाते हैं। ठीक है भैया, अब अपन देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ 2a minus x minus 2y plus 3z, और यहाँ से इक्वेशन है, हैव अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। वापस से यार होमोजीनियस इक्वेशन अपन को दी हुई है, होमोजीनियस इक्वेशन अपन को दी हुई है, और साथ ही साथ अपन को यहाँ से ये भी पता है कि अगर होमोजीनियस में नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन अपन ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, तो डिटर्मिनेंट होना पड़ेगा जीरो। तो क्या मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट पुट कर सकता हूँ 2a -2 3 1 a, और यहाँ से 2, सिमिलरली 2, ये जीरो है, याद रखना ये जीरो है ना, ये जीरो, और यहाँ से ये a। अब क्या मैं इसको जीरो पुट कर सके, शायद कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर, मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है, तो क्या मैं इसको करके, या फिर शायद क्यूबिक भी बन सकती, क्यूबिक भी बन सकती है, उसमें बड़ी बात नहीं है, जो भी बने क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। बस ये अपन का बेसिकली होता है इक्वेशन सॉल्व करना। बोलने को काफी आसान है और असलियत में आसान भी है। अपन को अगर केवल कंडीशंस याद होना है यहाँ से कि डिटर्मिनेंट कब जीरो होगा, कब जीरो नहीं होगा, अगर जीरो होगा तो उसमें क्या क्या कंडीशंस आने वाली हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस इतने ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और बनाने को वापस से अनगिनत क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बट वो इन्हीं क्वेश्चंस के आगे रिवॉल्व करेंगे। कभी इस टाइप का क्वेश्चन दे देंगे कि भैया तुम यहाँ से कोई कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करो, मतलब कोई ए बी सी सॉरी कांस्टेंट नहीं वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो, ऐसा कुछ वो लोग जनरल दे देंगे। तो ये अपन का काफी आसान रहता है। तो आई गेस अपन का इतना ही था, और अगले वीडियो में अपन काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और उसके अगले वीडियो में अपन करेंगे जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगले वीडियो में अपन क्वेश्चंस इसलिए प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि अपन एक बार सम अप देख लें कि अच्छा अपन ने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, जितने भी अपन ने ये सब सॉल्व करें, क्या अपन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, और उसके बाद अपन रैप अप करेंगे बाय डूइंग जेई क्वेश्चंस, जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके बताना तुम लोग को वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।